हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका एजुकेटर अमित गौड़ आज के 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड के फर्स्ट लेक्चर में आपका वेलकम करता हूं। तो आज हम इस चैप्टर को स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले जो डेफिनेशन है लिविंग वर्ल्ड को समझने से पहले हम लाइफ को समझते हैं। लाइफ क्या होती है? लाइफ इज अ करेक्टरिस्टिक क्वालिटी दैट डिफरेंशिएट्स इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द एनिमेट फॉर्म्स। ठीक है, लाइफ जो है वो एक करेक्टरिस्टिक क्वालिटी है जो इनएनिमेट और एनिमेट दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करता है। इनएनिमेट मतलब अचल, ऐसे ऑर्गेनिजम्स है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें मूवमेंट नहीं होती है, यानी कि नॉन लिविंग्स। एनिमेट वो फॉर्म्स होते हैं जिनमें मूवमेंट होती है, जैसे कि लिविंग्स। ठीक है, तो लाइफ क्या है? एक करेक्टरिस्टिक क्वालिटी है जो डिफरेंशिएट करता है किस नॉन लिविंग और लिविंग फॉर्म्स के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। व्हाट इज लिविंग? अब समझते हैं कि लिविंग क्या है। इट इज़ डिफिकल्ट टू गिव अ सेटिस्फैक्ट्री डेफिनेशन ऑफ लिविंग। ठीक है, हम एक संतोषजनक यानी सेटिस्फैक्ट्री डेफिनेशन तो नहीं दे सकते लिविंग्स की, बट हाँ हम कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स या कुछ ऐसे रिकॉग्निजेबल करेक्टर्स बता सकते हैं जिससे कि आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, यानी जो जिससे आप अंतर कर सकते हो कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। ठीक है, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग करेक्टर्स। सबसे पहला करेक्टर क्या आता है? ग्रोथ, यानी जो लिविंग फॉर्म्स होती हैं उनमें ग्रोथ होती है। ठीक है, ग्रोथ क्या है? इंटरनल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस है। कैसी है? सबसे पहले तो इंटरनल है, दूसरा बायोलॉजिकल है। ठीक है, यानी जो लिविंग फॉर्म्स होंगे या लिविंग बीइंग्स होंगे उनके अंदर होगी और बायोलॉजिकली प्रोसेस के थ्रू होगी। दूसरा पॉइंट है इसी में, ऑर्गेनिजम्स ग्रो ड्यू टू सेल डिवीजन। ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ होती है वो सेल डिवीजन की वजह से होती है, यानी कि सेल्स डिवाइड होती हैं और 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस तरह से मल्टीप्लाई होकर के सेल्स ग्रोथ में पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, तो सेल डिवीजन की वजह से ग्रोथ होता है। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक्स है लिविंग्स का वो है रिप्रोडक्शन। लिविंग्स हैव पावर टू मेक देयर ओन काइंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, मेक देयर ओन काइंड। अगर रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन भी अगर हम कहना चाहें तो यही हो सकता है कि पावर टू मेक देयर ओन काइंड, खुद के जैसे को बनाना ही क्या है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो जो लिविंग बीइंग्स हैं वही उन्हीं में इस तरह की कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने जैसे को बना सकते हैं। कोई स्टूल, चेयर या किसी तरह का अदर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट खुद को नहीं बना सकता। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो करेक्टरिस्टिक है वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है। अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मेटाबॉलिज्म को सही से डिफाइन कैसे करें सर, हमारी समझ में बार बार नहीं आता, मेटाबॉलिज्म हम भूल जाते हैं। तो आज मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। अ सीरीज ऑफ केमिकल प्रोसेसेस। ठीक है, क्या है? एक सीरीज है केमिकल प्रोसेसेस की, कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम्स। किसके द्वारा कैटेलाइज होती है? एंजाइम्स के द्वारा। अकरिंग विद इन द बॉडी ऑफ लिविंग बींग्स। ठीक है, लिविंग बींग्स की बॉडी के अंदर केमिकल प्रोसेसेस जो एंजाइम्स के द्वारा कैटेलाइज होती हैं वो क्या कहलाती हैं? मेटाबॉलिज्म कहलाती है। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, मेटाबॉलिज्म के भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म ऐसे प्रोसेसेस होती हैं जिनमें किसी चीज़ का सिंथेसिस होता है। ठीक है, यानी बॉडी के अंदर कोई चीज़ केमिकल फॉर्म में बनती है, उसको कहते हैं एनाबॉलिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए प्रोटीन सिंथेसिस का काम हो गया। ठीक है, प्रोटीन्स जो बनती हैं वो एक तरह का क्या है? एनाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, दूसरा जो प्रोसेस आता है इसमें दूसरा जो इसका पार्ट है वो है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म में क्या है? किसी भी लार्ज केमिकल कंपाउंड का या किसी केमिकल सब्सटेंस का यहाँ पर क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए डाइजेशन हो गया। ठीक है, उसमें क्या होता है? हम बाहर से जितने भी सब्सटेंसेस लेते हैं वो
कैसी फॉर्म में होते हैं, पहले लार्ज फॉर्म में होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, बट उसको बाद में एंजाइम्स के द्वारा क्या कर दिया जाता है, सिंपलर फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है। तो आज आप समझ लीजिए कि मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म दो वर्ड से मिलकर बना है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, कोई चीज बनती है, जबकि कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, कोई चीज टूटती है। ओके, तो ये जो करेक्टरिस्टिक है ये सिर्फ लिविंग्स में ही होता है, उन्हीं में कुछ बन सकता है, उन्हीं में कुछ टूट सकता है, नॉन लिविंग्स में ये कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो पॉइंट आता है वो है हीलिंग। हीलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी टेबल को अगर आप तोड़ दें तो क्या वो उसका जो, अगर मान लीजिए आपने उसका एक पैर तोड़ दिया टेबल का, तो क्या वो पैर वापस आ सकता है, नॉट पॉसिबल। या किसी भी तरह से इंजरी हो जाती है, किसी कोई चोट लग जाए, थोड़ी हल्की सी चोट आ जाए किसी टेबल में, चेयर में, या किसी अदर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में, तो वो रिपेयर नहीं हो सकता अपने आप से। बट लिविंग बीइंग्स में अगर किसी तरह का कोई भी पार्ट ब्रोकन हो जाता है, ठीक है, या इंजर्ड हो जाता है, तो वो रिपेयर हो जाता है। जैसे आपको चोट लग जाती है तो अपने आप ही हील हो जाता है वो। यहाँ तक कि कुछ ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे हैं जिनमें ब्रोकन पार्ट्स यानी खोए हुए उनके पार्ट्स तक वापस आ जाते हैं, और उस प्रोसेस को कहते हैं हम रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन की प्रोसेस के थ्रू उनके खोए हुए पार्ट्स भी वापस आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5 पॉइंट आता है कि लिविंग बीइंग्स आर इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग एंड इनएक्टिव इंटरेक्टिव। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इवॉल्विंग होते हैं, यानी कि इवॉल्विंग से मतलब है कि उनमें नए नए चेंजेज आते रहते हैं, और पुराने यानी ओल्ड ऑर्गेनिज्म से नए प्रकार के ऑर्गेनिजम्स बनते रहते हैं। दूसरा क्या है कि वो सेल्फ रेगुलेटिंग भी होते हैं, यानी वे किसी भी कंडीशन में अपने आप को रेगुलेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। किसी भी तरह के टेम्परेचर को, किसी भी तरह के पीएच के तहत वो अपने आप को क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इंटरेक्टिव होते हैं। दूसरा, इंटरेक्टिव से मतलब है कि वो अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं, यानी उनके चारों तरफ क्या हो रहा है वो सारा कुछ उस सब को समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप अपने ब्रेन के द्वारा जो कुछ भी होता है उसको फील कर लेते हो, जो कुछ भी आपके चारों तरफ घट रहा है वो सब कुछ जान लेते हो आप। तो एक तरह से आपके अंदर एक पूरा सिस्टम दिया हुआ है कि आप अपने चारों ओर से आने वाली किसी भी स्टिमुलस को रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ये वास्तव में क्या चीज़ हो रही है, क्या घटित हो रहा है हमारे चारों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 जो पॉइंट आता है वो है डेथ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेथ। ऑल ऑर्गेनिजम्स डाई आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। सभी लिविंग बीइंग्स का एक जो सबसे लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है डेथ, कि एक ना एक दिन सभी को मरना ही है, और एक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उनकी डेथ हो जाती है। डेथ के कई रीजन्स होते हैं कि सेल डिवीजन का बहुत स्लो हो जाना, और मेटाबॉलिज्म का स्लो हो जाना, और भी कई रीजन्स हैं। ठीक है, तो डेथ भी एक बहुत ही अच्छा करेक्टरिस्टिक है, इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक है लिविंग बीइंग्स। नेक्स्ट आगे जो टॉपिक आता है वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, इसको देखते हैं। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, सब इसमें जो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है बायोडाइवर्सिटी। ये क्या होता है, होल वैरायटी ऑफ लाइफ, होल वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, अर्थ पर जितने भी तरह के लिविंग बींग्स हैं वो सभी मिलकर एक डाइवर्सिटी बनाते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी से मतलब है सभी लिविंग बींग एक जैसे तो है नहीं, कि ऐसा तो है नहीं कि अर्थ पर सिर्फ ह्यूमंस ही रहते हो, या फिर सिर्फ प्लांट्स ही रहते हो। भाई प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमंस अलग हैं। तो इस तरह से सभी, और सभी अपने अपने करेक्टर्स के अकॉर्डिंग बहुत ही डिफरेंट हैं। तो वो सबके करेक्टर्स के अकॉर्डिंग जो डिफरेंस आ रहा है वही क्या है, एक दूसरे को एक दूसरे से अलग करता है, और एक डाइवर्सिटी बनाता है। और ये डाइवर्सिटी क्योंकि लिविंग फॉर्म्स की है इसलिए हम इसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द टोटलिटी ऑफ जीन्स, स्पीसीज
एंड इकोसिस्टम ऑफ अ रीजन। ये किसी भी क्षेत्र की, ठीक है, टोटल जीन्स को, टोटल स्पीसीज को और वहाँ के इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी वर्ड का यूज सबसे पहले W.G. रोजन ने किया था, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे बायोडाइवर्सिटी क्या है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो फिगर दिया हुआ आप देख सकते हैं, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी में किस तरह से अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिस्टमैटिक्स टैक्सोनॉमी। सिस्टमैटिक और टैक्सोनॉमी यहाँ पर पहले ही क्लियर कर देता हूँ, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है सिस्टमैटिक्स में और टैक्सोनॉमी में, बस दोनों का यूज थोड़ा अलग अलग लोगों ने किया है, इस वजह से दोनों एक साथ लेने पड़ते हैं। सबसे पहला आता है सिस्टमैटिक्स क्या है, डील्स विद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स टर्म वाज प्रपोज्ड बाय लिनियस, ठीक है। तो सिस्टमैटिक्स क्या है, क्लासिफिकेशन को डील करता है, यानी ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना, ग्रुपिंग करना, उनके ऐसे ग्रुप्स बनाना जिससे कि हम उनको बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएँ, स्टडी कर पाएँ, ठीक है। और ये जो टर्म था सिस्टमैटिक्स वो किसने दिया था, लिनियस ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या है, टेक्सोनॉमी डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, बात वही है लगभग। टेक्सोनॉमी क्या है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन करना अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर नोमेनक्लेचर करेंगे या क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसके बारे में। बेसिक्स ऑफ टेक्सोनॉमी सिस्टमैटिक्स आर, ठीक है। टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स के बेसिक्स क्या हैं, यानी वो किस आधार पर हम उनको ग्रुपिंग करते हैं ऑर्गेनिजम्स की। सबसे पहला आता है करेक्टराइजेशन, ठीक है। करेक्टराइजेशन क्या है, फिगर आउट द करेक्टर्स ऑफ द डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म फर्स्ट। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर हम समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है, उसने कोई ऑर्गेनिज्म नया डिस्कवर किया है, ठीक है, खोज लिया। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वो उसके करेक्टर्स को स्टडी करेगा, उसके अंदर कौन कौन से लक्षण हैं इनके बारे में वो पता लगाएगा, ठीक है। इसी को कहते हैं करेक्टराइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई द करेक्ट नेम एंड पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ कीज, ठीक है। की इज अ लिस्ट ऑफ अल्टरनेट कैरेक्टर्स फाउंड इन ऑर्गेनिजम्स। आइडेंटिफिकेशन में क्या करते हैं, फिर आइडेंटिफाई करते हैं करेक्ट नेम, यानी और पोजीशन क्या है, उस ऑर्गेनिज्म का करेक्ट नेम और पोजीशन आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ कीज का इस्तेमाल किया जाता है, यानी पहले से कुछ ऐसी की बनाई गई हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हैं जिनके अकॉर्डिंग उनसे पता लगा लेते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है वो वास्तव में किस कैटेगरी से मैच करता है, ठीक है। की क्या है, की इज अ लिस्ट ऑफ अल्टरनेट कैरेक्टर्स फाउंड इन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। की एक लिस्ट है जो अल्टरनेट कैरेक्टर्स को शो करती है जो कि ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन नंबर थर्ड जो बेसिक्स है, क्लासिफिकेशन द साइंटिफिक ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिफाई ऑर्गेनिजम्स इनटू कन्वीनियंट categories or taxa based on some easily observable characters. The various categories which show hierarchical arrangement in decreasing order are, ठीक है। क्लासिफिकेशन में क्या है, द साइंटिफिक ग्रुपिंग, साइंटिफिकली हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे किनकी, आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिजम्स की, यानी जो ऑर्गेनिज्म हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज और टैक्सा, उनके नियत या जिन, ठीक है, कैटेगरी में, श्रेणी में या फिर टैक्सा में रखते हैं। बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, और किसके अकॉर्डिंग रखेंगे, उनके अंदर जो ऑब्जर्वेबल, जो ऑब्जर्व किए हैं हमने कैरेक्टर्स, उनके अकॉर्डिंग। द वेरियस कैटेगरीज विच शो हायरार्किकल अरेंजमेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर आर, ठीक है। वो जो
डिक्रीजिंग जो हायरार्किकल अरेंजमेंट है या जो कैटेगरीज हैं उनका जो सीक्वेंस है वो नीचे दिया हुआ है। वो सीक्वेंस क्या होता है एक बार देख लेते हैं। वो सीक्वेंस होता है किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है, यहाँ पर एक किंगडम जो होता है सबसे ब्रॉडेस्ट कैटेगरी होती है, उसके बाद फिर फाइलम आता है, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और सबसे छोटी कैटेगरी होती है स्पीसीज। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताने वाला था आपको कि जो फाइलम है, ठीक है, यहाँ पर प्लांट्स के लिए हम डिवीज़न का यूज करते हैं। ठीक है, डिवीजन का यूज किया जाता है प्लांट्स के लिए, जबकि फाइलम का यूज किया जाता है एनिमल्स के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस, जो सीक्वेंस नीचे दिया है, इसी के अकॉर्डिंग जो कुछ भी हमने अब तक करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन या जो भी ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया है उसको इसके अकॉर्डिंग रखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले उसके बारे में, उसके सबसे ब्रॉडेस्ट कैटेगरी को पता करेंगे, फिर उसकी छोटी वाली फाइलम को, फिर क्लास को, फिर ऑर्डर को, फिर फैमिली को, फिर जीनस को, फिर उसकी स्पीसीज को पता करेंगे किसकी हेल्प से, कीज की हेल्प से। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक ही कंप्लीट हुआ बेसिक्स क्या होता है टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स का। नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर। नीड फॉर क्लासिफिकेशन क्या है, यानी क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों है हमें, क्यों हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो इसको समझते हैं। टू ऑर्गेनाइज द वास्ट नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू कैटेगरीज दैट कुड बी नेम्ड, रिमेंबर्ड, स्टडीड एंड अंडरस्टूड। ठीक है, हम क्लासिफिकेशन किस लिए करते हैं, टू ऑर्गेनाइज, हमें ऑर्गेनाइज करना है इतनी विशाल, यानी बहुत ज़्यादा संख्या में क्या है, ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो उन सभी को हमें क्या करना पड़ेगा, एक ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, ऐसी कैटेगरीज में रखना पड़ेगा, या हम ऐसी कैटेगरीज में रखते हैं जिससे हम आसानी से उनके नाम को और उनको याद कर सकें, उनको स्टडी कर सकें और उनको समझ सकें। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं इसको समझने के लिए। जैसे कि अब इतने बहुत ज़्यादा संख्या में 1.7 to 1.8 मिलियन ऑफ डिस्कवर्ड स्पीसीज नोन है अपने अर्थ पर, तो उन सबको समझ पाना, स्टडी कर पाना इतना आसान नहीं है। तो हम फिर उनको समझने के लिए क्या करेंगे, किसी भी किंगडम से या किसी भी फाइलम से हम, या किसी क्लास से, किसी ऑर्डर से, किसी फैमिली से या किसी जीनस से हम कोई एक ऑर्गेनिज्म उठा करके स्टडी करते हैं, तो हमको उस जीनस, उस फैमिली, उस ऑर्डर, उस क्लास या उस फाइलम या किंगडम के मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के बारे में मोटा मोटा पता चल जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में पता करना है तो फिर तो पर्टिकुलरली हर एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना पड़ेगा। बट अगर हमको मोटा मोटा जानना है सबके बारे में, तो हम क्या कर लेंगे, किसी भी किंगडम से, किसी फाइलम से या किसी भी कैटेगरी से हम कोई एक ऑर्गेनिज्म उठाएंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे और हमको पता चल जाएगा कि इस कैटेगरी के अंदर इस तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है, तो ये रीजन है क्लासिफिकेशन करने का। लास्ट जो पॉइंट आता है नंबर 4 है नोमेनक्लेचर। ठीक है, करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बाद अब आता है नोमेनक्लेचर। तो अब हमने सब कुछ पता करने के बाद अब हम उस ऑर्गेनिज्म की क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। नेम, हम उसे एक पर्टिकुलर नाम देंगे। नाम हमें यहाँ पर क्यों दिया जाता है, इस चीज़ को समझते हैं पहले। नाम इसलिए दिया जाता है बिकॉज हर एक लैंग्वेज में, हर एक रीजन में किसी एक ऑर्गेनिज्म का, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग तरह के नाम होते हैं भाई। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए पैरट ले लेते हैं। ठीक है, पैरट को इंग्लिश में पैरट बोलते हैं, जबकि हिंदी में तोता बोलते हैं, फ्रेंच में कुछ और बोलते होंगे, चाइनीज में कुछ और बोलते होंगे। तो इससे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है बर्ड्स की और उन ऑर्गेनिजम्स को पहचानने की। ठीक है, अब वर्ल्ड लेवल पर हम कोई भी उसको रिकॉग्नाइज कर सके, कोई भी उसको आइडेंटिफाई कर सके, इसलिए वर्ल्ड लेवल पर एक ही नेमिंग सिस्टम तैयार किया गया, जिससे कि कोई भी किसी भी लैंग्वेज का या किसी भी कंट्री का पर्सन है वो बड़ी आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर क्या है, आफ्टर क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स आर सब्जेक्टेड टू
फॉर्मेट ऑफ टू वर्ड नेमिंग सिस्टम कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के बाद क्या है, ऑर्गेनिजम्स को दो वर्ड टू वर्ड जो होता है, दो शब्द वाले नेमिंग सिस्टम के फॉर्मेट में रखते हैं या उसका नेमिंग करते हैं, जिसको कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। इसमें क्या होता है, दो कंपोनेंट्स होते हैं। ये पहला होता है जेनरिक नेम एंड दूसरा होता है स्पेसिफिक नेम। यानी पहला उसका जीनस नेम होता है, दूसरा उसका स्पीसीज नेम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर लेते हैं मेंजीफेरा इंडिका। ठीक है, ये आम का बॉटनिकल नेम है या बायोलॉजिकल नेम है। मेंजीफेरा यहाँ पर जो है वो इसका जेनरिक नेम है, जबकि इंडिका उसका क्या है, स्पेसिफिक नेम है। ठीक है, मैंगो का जेनरिक नेम क्या है, मेंजीफेरा है, और उसका स्पेसिफिक यानी स्पीसीज नेम क्या है, इंडिका है। ठीक है, तो ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम है। इट वाज प्रपोज्ड बाय कैरोलस लिनियस इन 1753 इन हिज बुक स्पीसीज प्लांटेरम। ठीक है, तो जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम था वो किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था 1753 में, और किस में दिया था, अपनी बुक स्पीसीज प्लांटेरम में। कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि हाउस फ्लाई का जो बायोलॉजिकल नेम होता है मस्का डोमेस्टिका होता है। ठीक है, तो मस्का उसका क्या है, जेनरिक नेम है, और डोमेस्टिका उसका स्पेसिफिक नेम है। ऐसे ही ह्यूमन के बारे में भी दिया, होमो सेपियंस, ह्यूमन का जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो होमो सेपियंस होता है। होमो उसका जेनरिक नेम है और सेपियंस उसका स्पेसिफिक नेम है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर, यानी बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो करते किस प्रकार से हैं, उसके लिए कुछ रूल्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसको किया जाता है। ठीक है, तो उसको समझते हैं पहले। लैटिनाइज्ड नेम्स आर यूज। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है लैटिनाइज्ड नेम्स, यानी जो नेम है वो लैटिन लैंग्वेज में होने चाहिए, और अगर लैटिन लैंग्वेज में नहीं है, किसी अदर लैंग्वेज में है, तो उनको लैटिनाइज किया जाए, यानी लैटिन लैंग्वेज में चेंज किया जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने पीछे लिया हुआ था कि मेंजीफेरा इंडिका। ठीक है, मेंजीफेरा क्या है, लैटिन वर्ड है, और इंडिका इंडिया से बना है, तो इंडिया क्या हो जाता है, इंग्लिश वर्ड हो जाता, इसलिए उसको इंडिका करके लैटिनाइज्ड किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है नंबर सेकंड पर, फर्स्ट वर्ड इज जीनस, सेकंड वर्ड इज स्पीसीज नेम। पहला जो वर्ड होना चाहिए वो उसका जीनस नेम होना चाहिए, और दूसरा उसका स्पीसीज नेम होना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है प्रिंटेड इन इटैलिक्स। ठीक है, जब हम उनको प्रिंट करें, ठीक है, जब वो नाम प्रिंट किए जाते हैं किसी कंप्यूटर जनरेटर के थ्रू, तो वो इटैलिक में होने चाहिए, यानी तिरछे वर्ड्स में लिखा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम उनको हैंड राइट कर रहे हैं, यानी अपने हाथ से लिख रहे हैं, तो वो सेपरेटली अंडरलाइन होने चाहिए। जैसे मेंजी फेरा इंडिका अगर हम लिखा है हाथ से, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, सेपरेटली, अलग अलग। ठीक है, जेनरिक नेम को अलग, स्पीसीज नेम को अलग अलग अंडरलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर फोर्थ जो पॉइंट आता है वो है फर्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, पहला जो वर्ड है, ठीक है, जेनरिक नेम का फर्स्ट जो लेटर आएगा वो कैपिटल होना चाहिए, वाइल स्पीसीज नेम रिटन इन स्मॉल लेटर। ठीक है, स्पीसीज नेम जो होना चाहिए वो पूरा टोटली किस में लिखाना होना चाहिए, स्मॉल लेटर्स में लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो ये चार पॉइंट्स से जो या रूल्स से नोमेनक्लेचर के। नेक्स्ट आता है कोड्स ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, देयर आर 5 कोड्स ऑफ नोमेनक्लेचर विच हेल्प टू अवॉइड एरर्स, डुप्लीकेशन एंड एम्बिग्यूटी इन साइंटिफिक नेम्स। ठीक है, इसमें क्या बता रहा है कि बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के लिए कुछ कोड्स पहले से तैयार कर लिए गए हैं, जो कि होने वाली गलतियों से बचाते हैं, या बार बार वही ऑर्गेनिज्म बार बार कहीं कैटेगराइज या नोमेनक्लेचर ना कर दिया जाए, आइडेंटिफाई न कर दिया जाए, इससे भी बचाते हैं। दूसरा है एम्बिग्यूटी, किसी भी तरह की कोई अस्पष्टता ना रहे, इससे बचाने के लिए कुछ कोड्स तैयार किए गए हैं। दीज कोड्स आर, सबसे पहला जो कोड है वो क्या है, ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है,
ये इसमें सभी प्लांट्स के कोड्स दिए गए हैं और जो भी प्लांट डिस्कवर होगा इन कोड्स के अकॉर्डिंग उसको नेम किया जाएगा। नेक्स्ट है ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, इसमें जो भी जूलॉजी से रिलेटेड एनिमल्स जितने भी हो गए वो सारे जो भी डिस्कवर होंगे वो सब इन्हीं कोड्स के अकॉर्डिंग नेम किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ICVN इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर। जो भी वायरसेस डिस्कवर होंगे वो इन कोड्स के अकॉर्डिंग। ICNB इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया जितने भी डिस्कवर होते हैं वो ICNB कोड्स के थ्रू उनका नेमिंग किया जाता है। नेक्स्ट लास्ट आता है ICNCP इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स। ठीक है, जितने भी कल्टीवेटेड प्लांट्स होते हैं, जो फसली पौधे होते हैं, उन सब का नेमिंग किसके थ्रू किया जाता है? ICNCP कोड्स के थ्रू। ठीक है, ओके, तो ये लेक्चर अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम आगे का जो बचा हुआ चैप्टर है वो कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड नाइट।